नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और बेहतरीन काम कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के लिए। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनका डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। और इससे फ़ायदा क्या होगा, हमको पता चलेगा ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या हैं। ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या है और क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं, मतलब आयोग कैसे क्वेश्चन बनाता है, एक टॉपिक से लेके दूसरा क्वेश्चन उसी टॉपिक से बना देता है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज होती है। तो हम लोग इसका डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। और कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर प्लीज़ इसका बैकग्राउंड ब्लैक कर दीजिए फिर से। तो इस बार हम फिर दोबारा ब्लैक बैकग्राउंड पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी और बताइए क्या चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं। हाँ, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर प्लीज़ लॉन्ग वीडियो लाइए। कुछ कारणवश लॉन्ग वीडियो नहीं आ रही है, लेकिन जल्द ही आप लोग देखेंगे एक लॉन्ग वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन, यथा अगस्त 2018 राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? इनके ऑप्शंस हैं एम वेंकैया नायडू, बी राजनाथ सिंह, सी प्रकाश जावड़ेकर, सी रामविलास पासवान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम वेंकैया नायडू। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है और यह एक स्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और इसके प्रश्नकालीन सभापति थे एम वेंकैया नायडू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है? इनके ऑप्शंस हैं ए, यह संघ सूची और समवर्ती सूची में शामिल मामलों पर कानून बनाता है, यह धन विधेयक या गैर धन विधेयक पेश और लागू कर सकता है, बी है यह कराधान, बजट और वार्षिक वित्तीय विवरणों के प्रस्ताव को मंजूरी देता है, सी है यह गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा विधेयकों में संशोधन का सुझाव देता है, और डी है यह आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि जो राज्यसभा होती है वह गैर धन विधेयकों पर विचार कर सकती है और अनुमोदन कर सकती है। और लेकिन क्या होता है कि जो धन विधेयक होते हैं उन पे सिर्फ यह संशोधन का सुझाव ही दे सकती है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। राज्यसभा को कुछ मामले में लोकसभा के समान शक्तियां प्राप्त हैं, तो कुछ मामले में विशेषता वित्तीय क्षेत्र में लोकसभा से कम शक्तियां प्राप्त हैं। संविधान संशोधन विधेयक और आपातकालीन प्रावधान तथा महाभियोग प्रक्रिया राज्यसभा को लोकसभा के बराबर की शक्तियां प्राप्त हैं, जबकि धन विधेयकों पर विचार अनुमोदन करने तथा धन विधेयकों में संशोधन है सुझाव देने तक ही राज्यसभा सीमित है। मतलब ये कहाँ तक सीमित है? सिर्फ संशोधन का सुझाव दे सकती है और विचार अपने व्यक्त कर सकती है। और वहीं राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर कानून बनाने हेतु संसद को अग्रेसित करने तथा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन करने संबंधित प्रावधानों के लिए राज्यसभा लोकसभा से अधिक शक्तिशाली है। इन मामलों में राज्यसभा अधिक शक्तिशाली है। अगला क्वेश्चन है, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? इनके ऑप्शंस हैं ए 16 अगस्त 1947, बी 27 जनवरी 1950, सी 13 मई 1952, डी 15 जून 1952। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13 मई 1952। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। भारत में प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुआ था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। देखो, लोकसभा का गठन कब हो रहा है? 17 अप्रैल 1952 को। और लोकसभा की प्रथम बैठक कब हो रही है? 13 मई 1952 को। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, गठन और पहली बैठक में। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। 13 मई 1952 ईस्वी से 27 फरवरी 1956 ईस्वी तक थे। वर्तमान में भारत की 18वीं लोकसभा चल रही है, जिसके अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला।
अब अगर वर्तमान की बात करें, वर्तमान अध्यक्ष की, तो ये तो लगभग सबको याद होगा, ओम बिरला होंगे। लेकिन पहली बैठक के लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, ये बहुत कम लोगों को याद होगा। तो इसके लिए हम लोग ट्रिक का यूज़ करते हैं। देखो, पहली बैठक मतलब किसने की थी अध्यक्षता, गणेश वासुदेव मावलंकर। तो इसे हम मान लो हम लोग कोई भी काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले किसकी पूजा करते हैं, गणेश जी की। कहते हैं रिद्धि सिद्धि सहित पधारो गौरी पुत्र गणेश। तो हम लोग गौरी मतलब गणेश जी का आवाहन करते हैं। तो गणेश जैसे नाम आया तो हमको क्या पता चल रहा है, मतलब शुभारंभ हो रहा है। तो इससे क्या याद रहेगा कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। अच्छा, कहीं कहीं पे क्या होता है, जो गणेश वासुदेव मावलंकर है इसको GV मावलंकर भी लिखा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की अध्यक्षता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है, जिनके ऑप्शंस हैं A 21 वर्ष, B 25 वर्ष, C 18 वर्ष, D 30 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन B 25 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और जबकि राज्यसभा के लिए क्या है, न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। और 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी कर दी गई, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई, 18 वर्ष। अच्छा, इसको देखो थोड़ा सा अगर ट्रिक लगाने को सीखें, रहने तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। इसको मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, 21 या 63 और फिर 3 मतलब 3 से कहाँ पे आ जाते हैं, 61 पे। तो और फिर इधर क्या करते हैं, 3 घटा के 18 कर देते हैं। देखो ये चीज़ें सीधे याद नहीं होती है, जब आपको रिवीजन करते रहते 2-3 बार 4 बार 5 बार, तो क्या होता है चीज़ें कनेक्ट हो जाती है। जैसे आप देखेंगे 21 से तुरंत आएगा 61 और 18, मतलब ये चीज़ें फिर कनेक्ट हो जाती हैं। आपको हर बार ट्रिक ज़रूरत नहीं होती है, ज़रूरत होती है कनेक्शन बनाने की। तो ट्रिक कह के बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको कनेक्शन बनाने हैं कि आपको चीज़ें रिकॉल होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है। इनके ऑप्शंस हैं A संसद विधायी कानून बनाने और वित्तीय कार्य करती है, धन बिल और बजटीय कार्य। इसके अलावा यह कार्यकारी को भी नियंत्रित करती है और इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करती है। ऑप्शन बी है संसद कुछ चुनावी कार्य करती है, क्योंकि यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। ऑप्शन सी है संसद में संविधान यानी संशोधन शक्ति में परिवर्तनों पर चर्चा करने और लागू करने का अधिकार है। ऑप्शन डी है संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद जिम्मेदार है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अच्छा, एक चीज़ ये ध्यान रखना कि पूछ रहा कार्य नहीं है, तो कोई समझ ले कि भाई कानून तो बनाता है संसद, तो ऑप्शन ए टिक कर दे, बी टिक कर सकता है। यहाँ पूछ रहा है कार्य नहीं है, तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, एक ग्राम विकास अधिकारी में क्वेश्चन पूछा गया था, संसद के पास न्यायिक शक्तियाँ भी हैं या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की शक्ति रखता है। और संसद राष्ट्रपति तथा उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग पारित करती है। संसद को महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम सदन के 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए तथा उस सदन के 2/3 सदस्यों द्वारा संकल्प पारित किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए। ये खाली स्थान क्या है, क्वेश्चन नंबर, अर्थात कितने वर्ष होनी चाहिए। इनके ऑप्शंस हैं A 23 वर्ष, B 21 वर्ष, C 25 वर्ष, D 18 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन C 25 वर्ष। देखो इसके लिए हम आपको बताते हैं, वोट डालने के लिए कितनी होनी चाहिए, 18। ये अभी हम लोग पढ़े हैं कि 61वें संविधान संशोधन में क्या किया गया था, 21 से 18 कर दी गई थी। ये हो गई वोट डालने के लिए, ठीक। और उसके बाद फिर वोट डालने के लिए 18 हो गई, और फिर ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। चलो इस टॉपिक को क्लियर कर देते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। रुकिए एक सेकंड।
तो जैसे अब हम बात कर रहे हैं, देखो ग्राम पंचायत की, पहले क्या है, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। ये क्या बात कर रहे हैं हम, न्यूनतम, भाई न्यूनतम है के यार, के करता है इतनी सा, न्यूनतम आयु, चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु यही धरती की। जब हम ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो उसके लिए होनी चाहिए 21 वर्ष, ठीक है। और अगर अब हम ग्राम पंचायत से आगे बढ़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, फिर जाएंगे विधानसभा के पास। तो विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उनके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, उनके लिए होनी चाहिए फिर 25 वर्ष, 25 वर्ष। और जैसे हमारे यहाँ स्टेट में क्या होता है, स्टेट में राज्यों में विधानसभा काम करती है, वैसे ही केंद्र में क्या काम करती है, लोकसभा। ये हो गई लोकसभा, लोकसभा। तो इसके लिए भी न्यूनतम आयु कितनी हो जाएगी, 25 वर्ष। 25 वर्ष, ये दो कॉमन हो गए, ठीक। अब लोकसभा हो गया, विधानसभा हो गया और ग्राम पंचायत हो गया। अब बचा क्या है, देखो विधान परिषद बचा है। विधान परिषद, ठीक है, हिस्सा है, समझ जाना। विधान परिषद की जब हम बात करते हैं तो विधान परिषद में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष, 30 वर्ष। और जैसे स्टेट में विधान परिषद कार्य करती है वैसे ही केंद्र में क्या काम करता है, राज्यसभा, राज्यसभा कार्य करती है। तो उसके लिए भी न्यूनतम आयु कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष, 30 वर्ष, ठीक है। तो ये दो कॉमन इधर हो गए और ये दो कॉमन इधर हो गए, ये आप लोग याद रखना। तो ग्राम पंचायत की 21 वर्ष है, और जब हम बात करते हैं विधानसभा और लोकसभा की तो इनकी एज क्या है, 25 वर्ष, 25 वर्ष। और जब हम बात करते हैं विधान परिषद की और राज्यसभा की तो उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष, 30 वर्ष, ठीक है। अब मुझे लगता है इस पे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा, क्योंकि कई बार होता है, बार बार क्वेश्चन आते हैं तो कन्फ्यूज़न होता रहता है। तो अब इसका डिस्क्रिप्शन छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है। जिनके ऑप्शंस हैं, ए 30 मिनट, बी 1 घंटा, सी अनिश्चित काल के लिए, डी है 2 घंटा। अच्छा, इसको पहले देख लेते हैं फिर बताते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1 घंटा। अब सोचो अगर इसको हम मतलब याद करने की कोशिश करें तो क्या होगा। अब इसकी भी एक हम ट्रिक कर सकते हैं, फिर कॉन्सेप्ट कर सकते हैं, बताना चाहेंगे आप लोग अगर ध्यान कर पाए तो। देखो शून्यकाल है, ये शून्यकाल है, तो इसको अधिक से अधिक कितना कर सकते हैं। शून्यकाल से हम कहाँ जा रहे हैं, आगे बढ़ेंगे, तो क्या मिलेगा हमको 1। तो पहली बात तो ये क्या हो जाएगा, 1 घंटे की अवधि के लिए, और ठीक है। और उसके बाद ये क्या होता है, ये 12 से 1 के बीच में होता है। तो जब कभी कभी घड़ी होती है उसमें क्या हो जाता है, देखते हैं हम लोग 0-0 हो जाता है रात की घड़ी में, और उसके बाद फिर क्या आता है 1, ठीक है। जैसे 23 बजता है, 23 के बाद 24 की जब बजता है उसमें 0-0 हो जाता है रेलवे क्लॉक में। तो 0 से हम लोग 1 जा रहे हैं, तो इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग। पहली बात तो ये 1 घंटे का हो गया अधिकतम, फिर इस 0 है तो इसको क्या कहेंगे, शून्यकाल हो जाएगा। और ये टाइमिंग क्या हो जाएगी, 12 से 1, मतलब ये लंच के बाद तुरंत बाद होता है, ठीक है। ये होगा शून्यकाल शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग प्रेस द्वारा किया गया था। संसदीय भाषा में इसका अर्थ प्रश्नकाल के बाद की 1 घंटे की अवधि से है। शून्यकाल के दौरान लोकहित के विषय में अति आवश्यक प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके लिए पूर्व सूचना नहीं दी जाती है। इनके लिए क्या है, पूर्व सूचना नहीं दी जाती है।
अगला क्वेश्चन है, शून्यकाल का अर्थ क्या है? जिनके ऑप्शंस हैं, ए जब विपक्ष का प्रस्ताव मान लिया जाए, बी जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए, सी सुबह और दोपहर के सत्र के मध्य का अंतराल, डी जब धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभी हम लोग देखो पढ़े कि अति आवश्यक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए। तो शून्यकाल भारतीय संसद की देन है और दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद 12 बजे से 1 बजे तक समय शून्यकाल कहलाता है। अभी जिसको हम लोग बता रहे थे, देखो ये कोई ट्रिक नहीं, ये सिर्फ थोड़ा सा आपको रिलेट कर सकते हैं कि मतलब कॉन्सेप्ट आपको कनेक्ट हो जाएंगे चीज़ें। तो 0 से क्या होता है, 1 जा रहे हैं तो हमको क्या दिख रहा है, ये मतलब 1 घंटे के लिए हो गया। और जब रेलवे की घड़ी होती हैं तो उनमें जब रात को 12 बजता है तो उसको क्या कहते हैं, वहाँ पे 0-0 हो जाता है। तो ये शून्यकाल को दिखाता है, मतलब दिखाता नहीं बट हम समझने के लिए बात कर रहे हैं। इस काल का दोनों सदनों की प्रक्रिया संचालन नियम में कोई उल्लेख नहीं है। इस काल के दौरान सदस्य कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाते हैं तथा उस पर तुरंत कार्रवाई चाहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? इनके ऑप्शंस हैं, ए 1 माह, बी 3 माह, सी 5 माह, डी 6 माह। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 माह। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी या गैर सरकारी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि 1 माह होती है, जबकि सदस्यों को सरकारी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि 7 दिन होती है। यदि एक कार्यकारिणी मंत्री द्वारा एक बिल पेश किया जाता है तो उसे सरकारी बिल या सार्वजनिक बिल कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि सरकारी बिल या सार्वजनिक बिल किसे कहते हैं। और यदि अन्य मंत्री इतर संसद के अन्य सदस्य द्वारा बिल विधेयक पेश किया जाता है तो इसे निजी विधेयक या गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में खाली स्थान अर्थात क्वेश्चन मार्क लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, इस संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जिनके ऑप्शंस हैं, ए 543, बी 534, सी 556, डी 565। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 543। इसमें देखिए मतलब थोड़ा सा लॉजिक, 5 4 3 मतलब उल्टी गिनती। पहले भाई ऑप्शन तो देख लो सही है कि गलत। ये सही है, ऑप्शन ए ही सही है जो कि है 543। वर्तमान में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 निश्चित की गई है। 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या तथा लोकसभा में राज्यों को आवंटित स्थानों की संख्या को वर्ष 2026 तक यथावत करने का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत या संख्या क्या है? इनके ऑप्शंस हैं, ए 550, बी 250, सी 552, सी 552, डी है 600। अब भी देखो हम लोगों ने इससे पहले क्वेश्चन में ये पढ़ा, ये देखो निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 552। ठीक है, और ताकत मतलब भाई मैक्सिमम पूछता है ना, अधिकतम देखो, और फिर वही क्वेश्चन आगे रिपीट हो रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। भारत के संविधान द्वारा विचार, एक सेकंड पेज थोड़ा आप लोग, अब ठीक है। हाँ, भारत के संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 है। इसमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र से व 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार, जो कि कितनी न्यूनतम आयु 18 वर्ष के आधार पर किया जाता है। भारत में लोकसभा को प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है।
और भारत में लोकसभा भारतीय संसद का प्रथम अथवा निम्न सदन होता है। इसको प्रथम क्यों कहते हैं, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। जिसका सभापतित्व करने के लिए एक लोकसभा अध्यक्ष भी होता है। और अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं कि लोकसभा और राज्यसभा का जब संयुक्त अधिवेशन होता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है, देखो मैं कमेंट करने के लिए इसलिए कहता हूँ, जब आप लोग कमेंट करने के लिए या फिर टाइप करने के लिए सोचते हैं तब आपको चीज़ें रिकॉल होती हैं। और देखो याद करना या पढ़ना कोई महत्व की बात नहीं है, मेन मुद्दा है कि एग्ज़ाम में टाइम पे चीज़ें याद आना। तो याद कैसे आएंगी, जब तक आपकी रिकॉलिंग पावर मजबूत नहीं होगी। तो बाकी सब रिवीजन जो भी चीज़ें हैं सब किस लिए होती हैं कि हमको चीज़ें रिकॉल हो पाए। अगला क्वेश्चन है, हाँ, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं। इनके ऑप्शंस हैं ए 39, बी 85, सी 109, डी 131। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 131। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 131 सीटें आरक्षित हैं। इसमें 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए तथा 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। इनके ऑप्शंस हैं ए 11, बी 9, सी 7, डी 5। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 5। चलो लोकसभा का हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है और उनका रिटायरमेंट कैसे होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। लोकसभा संवैधानिक रूप से लोगों का सदन, भारत की द्विसदनीय संसद का निचला सदन है, जबकि उच्च सदन क्या है, राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे। इनके ऑप्शंस हैं ए जीवी मावलंकर, बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी एम अनंत शयनम अयंगर और डी है डॉक्टर पीवी चेरियन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे। देखो यहाँ पे स्पीकर लिख दिया है, तो आप लोगों को बता देते हैं स्पीकर और अध्यक्ष दोनों की बात एक ही है, ठीक है। स्पीकर को ही अध्यक्ष कहते हैं और अध्यक्ष शब्द जब भी आए तो यह किसके लिए प्रयोग किया जाता है, लोकसभा के लिए। और सभापति जब आए तो वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, राज्यसभा के लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़े थे क्या था, गणेश वासुदेव मावलंकर। अभी देखो हम लोग कह रहे थे ना कि जीवी मावलंकर भी दे देता है, तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए जीवी मावलंकर दे दिया, तो कंफ्यूज नहीं होता। ये क्या है एक्चुअली में, गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर, ये देखो यहाँ पे पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर थे। मावलंकर 1952 से 1956 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे। वर्तमान में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिड़ला साहब जी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। इनके ऑप्शंस हैं ए डॉक्टर जीएस ढिल्लन, बी श्रीमती मीरा कुमार, सी डॉक्टर बलराम झाखड़ और डी है श्री हुकुम सिंह। इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर बलराम झाखड़। अब अगर इसको याद करना है तो लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा। भाई देखो सिर्फ हम ये मतलब जो भी थ्योरी या फिर जो भी चीज़ें बताते हैं हम इसलिए बताते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं, तो चीज़ें कनेक्ट रहती तो ज़्यादा समय तक याद रहती हैं। तो बलराम झाखड़ नाम है इनका, इनको हमको कनेक्ट करना है कि कार्यकाल सर्वाधिक रहा लोकसभा अध्यक्ष का। तो भाई अगर आपको सर्वाधिक मतलब जैसे मतलब सबसे ज़्यादा चीज़ें चाहिए तो आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, बल होना चाहिए। और दूसरा बात मतलब ज़रूरी नहीं, लेकिन पहले के समय में क्या होता था, झगड़ालू हो तो लोग क्या कहते हैं, भाई इसको दो और छुट्टी लो, तो मतलब सिर्फ मजाक के तौर पे कि चीज़ें आपको याद हो जाएं। तो बल है
और झगड़ालू झाखड़। तो क्या होगा, आपको सबसे अधिक समय तक आप अपने गद्दी पर राज कर सकते हैं। भाई हम देखते हैं ना कि जितने भी प्राचीन काल या फिर मध्यकालीन काल में जितने भी राजा हुए, सर्वाधिक समय तक राज किसने किया? जिसके पास बल था और जो फिर लड़ाका में सबसे आगे था, उसी ने सबसे अधिक समय तक राज किया। डॉक्टर बलराम झाखड़ 22 जनवरी 1980 से 15 जनवरी 1985 तक, 16 जनवरी 1985 से 18 दिसंबर 1989 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे। यद्यपि इसके पहले झाखड़ को पीठासीन अधिकारी के रूप में पिछला कोई अनुभव नहीं था। ये एक सेकंड, अरे भाई पेन क्यों नहीं चल रहा? ये स्वतंत्र भारत में लगातार 2 बार पूर्ण अवधि के लिए बने रहने वाले एकमात्र अध्यक्ष हैं। मतलब 2 बार लगातार पूर्ण अवधि के लिए अध्यक्ष बने। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? जिनके ऑप्शंस हैं A 64, B 75, C 80, D 70। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन C 80। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है। लोकसभा गठन कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि लोकसभा का प्रथम गठन तो अभी इसमें देख लिए, तो आप बताइए इसकी प्रथम बैठक कब हुई थी? आपको हिंट दे सकते हैं, मई का महीना था। अब आप लोग डेट कमेंट कीजिए। का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 543 है, जिसमें उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश 80 सीटों का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन है, संसद में गुजरात राज्य की कितनी सीटें आवंटित हैं? इनके ऑप्शंस हैं A 26, B 25, C 20 और D है 21। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। यहाँ पे दिया गया है संसद और ऑप्शन में दिया गया है, जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं वो दिए गए हैं लोकसभा के अनुसार। लोकसभा तो वास्तव में यहाँ पे संसद न होकर क्या होना चाहिए था? लोकसभा। ठीक है, क्योंकि लोकसभा जब 26 की हम बात करते हैं, गुजरात से लोकसभा में कितने हैं? 26 सीटें हैं गुजरात की। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ है, इसीलिए इसमें एस्ट्रिक मार्क लगा हुआ है। तो इसका डिस्क्रिप्शन भी देखते हैं। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। कल मैंने पूछा था कि संसद किस से मिलकर बनती है, तो किसी ने कमेंट किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। आप लोग कमेंट करते रहिए, अच्छा लगता है। संसद के निम्न सदन को लोकसभा एवं उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 550 है। वर्ष 2019 से लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय को मनोनीत करने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। जो 2 आंग्ल भारतीय लोगों को मनोनीत किया जाता था, 2019 से वो समाप्त कर दी गई है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 543 है। उत्तर प्रदेश से 80 तथा गुजरात से 26 सीटें लोकसभा में निश्चित हैं और राज्यसभा में कुल गुजरात से 11 सीटें आवंटित हैं। इस प्रकार जब हम बात करते हैं संसद की, तो संसद में गुजरात से आवंटित सीटें कितनी हो जाती? 26 हो गई लोकसभा की और 11 हो गई राज्यसभा की, तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 37। इसलिए इसका कोई भी विकल्प सही नहीं है। अगर यहाँ पे संसद की जगह पे लोकसभा पूछता तब ऑप्शन 26 सही होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम खाली स्थान सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। जिनके ऑप्शंस हैं A 100, B 25, C 75, D 50। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन D 50। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। धातव्य है कि संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, किंतु संविधान के अनुच्छेद 118 के तहत
प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया नियम बनाने का अधिकार है। अतः लोकसभा के नियम 198 के तहत प्रावधान किया गया है कि कोई भी सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को मंत्रिमंडल अर्थात सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे सकता है। ठीक है, इसके लिए न्यूनतम कितने सदस्यों का मतलब सांसदों का समर्थन चाहिए? 50। अगला क्वेश्चन है, सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? इनके ऑप्शंस है ए 5 करोड़ रुपए, बी 1 करोड़ रुपए, सी 2 करोड़ रुपए और डी है 3 करोड़ रुपए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 5 करोड़ रुपए। ये क्या, ये जानते हैं, ये यूपीएससी का PYQ है, ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रत्येक वर्ष 5 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाती है। इसके लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना बनाई गई है और इस योजना का नाम MP-LAD मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है, लेकिन इसको सामान्य भाषा में लोग MP फंड भी कहते हैं। अब अगला चैप्टर शुरू होने जा रहा है, संघीय कार्यपालिका महान्यायवादी होता, ठीक है, और नियंत्रक महालेखा परीक्षक, यूनियन एग्जीक्यूटिव अटॉर्नी जनरल एंड कैग। इसका पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक C&AG की नियुक्त करता है? ये करते हैं जिनके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 148, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 370, डी अनुच्छेद 35A और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 148। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित है और विशेष रूप से कहता है कि कैग की नियुक्ति करेगा कौन? राष्ट्रपति। एक किसी व्यक्ति ने कमेंट किया था कि सर प्लीज़ मतलब जब आप क्वेश्चन लीजिए तो उनके ऑप्शंस मतलब आंसर हाइड हो, जिससे हम लोग मतलब आंसर देने की कोशिश कर सकें, रिकॉलिंग पावर हमारी बढ़े। तो अच्छा लगे कि लोग अपने को बढ़ाना चाहते हैं, मतलब इम्प्रूव करना चाहते हैं। बट उससे होगा कि अगर मैं हर क्वेश्चन का देखिए, अच्छा अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करता हूँ 143 को, तो इसका ऑप्शन छुपे हुए हैं, और जब अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं तो एक ही स्क्रीन पे 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बार बार ऑप्शन हाइड करने के चक्कर में क्या होता है कि फिर टाइम लग जाता है। ठीक है, तो उस कारण से ये थोड़ा सा भी संभव नहीं, लेकिन हाँ जब मैं मतलब पेपर करेंगे हम लोग या फिर जो भी होगा कि जब क्वेश्चंस बनेंगे तो फिर वो चीज़ की जा सकती है, तो उस पर हम जरूर ध्यान देंगे और काम भी करेंगे। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं? जिनके ऑप्शंस हैं ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी मुख्यमंत्री, डी ये सभी और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। देखो मैक्सिमम है कि अगर किसी की मतलब अधिकतम, सबको मैं नहीं कह सकता हूँ, अपवाद हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा तो क्या होगा, वो किसको रिपोर्ट अपनी देगा? मतलब जरूरी नहीं है, लेकिन होता कि अधिकांशतः रिपोर्ट किसको संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की संतुति चाहिए या फिर राष्ट्रपति रिपोर्ट प्रस्तुत करवाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें अधिकतम किसके साथ होती हैं? राष्ट्रपति के साथ। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग निम्नानुसार ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। कैग भारत के राष्ट्रपति को संघ के खातों से संबंधित रिपोर्ट सौंपती है। इसके बाद राष्ट्रपति इन रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाते हैं। अभी हम बात कर रहे थे ना, राष्ट्रपति रखवाते हैं। कैग किसी राज्य के खातों से संबंधित रिपोर्ट उस राज्य के राज्यपाल को सौंपते हैं और उसके बाद राज्यपाल इन रिपोर्टों को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान प्रश्न वह है जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है। इनके ऑप्शंस हैं ए अतारांकित,
बी लंबी सूचना, सी अल्प अवधि सूचना, डी तारांकित, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी तारांकित। तारांकित प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर सदन के सदस्य द्वारा मंत्री से मौखिक रूप से मांगा जाता है। क्या है? तारांकित प्रश्न है जिसका मौखिक रूप से चाहिए और जिसे सदस्य द्वारा एक तारांकन चिन्ह से चिन्हित किया जाता है, और जिसे भाई जब चिन्हित किया जा रहा तारांकित चिन्ह से तो पहचाना भी तो उसी से जाएगा। क्या बार बार एक ही लाइन लिखते हो? इसको कैसे बना सकते हैं? इसको लॉजिक यही कर सकते हैं, इसे ध्रुव तारा है तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पहुँच नहीं सकते ना, सिर्फ बात ही कर सकते हैं। तो तारा जब आएगा तो तारा के बारे में बात है सिर्फ मौखिक रूप से, हम लोग तारे से क्या मौखिक रूप से बात कर रहे हैं। तो ऐसे चीज़ें कर सकते हैं अगर हो पाए तो, जरूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन है खाली स्थान देश में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व को दर्शाता है, जिनके ऑप्शंस हैं ए धर्मनिरपेक्षता, बी एकात्मक प्रणाली, सी लोकतंत्र, डी संघवाद फेडरलिज्म, और ई है नन ऑफ दी अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी फेडरलिज्म, संघवाद। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। संघवाद देश में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व को दर्शाता है। भारत एक संघीय प्रणाली है लेकिन इसमें एकात्मक शासन प्रणाली की ओर यह झुका हुआ है, मतलब अधिक झुकाव है। और भारतीय संघवाद कहाँ से? कनाडा मॉडल पर आधारित है। इसीलिए भारतीय संघवाद को क्या करते हैं? अर्धसंघीय मॉडल कहते हैं। और जबकि जैसे यूएसए का है तो वो क्या है? वो पूर्ण संघीय है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना तब उठाई जाती है जब एक संसद सदस्य को लगता है कि सदन की कार्यवाही सामान्य नियमों का पालन नहीं करती है, जिनके ऑप्शंस हैं ए दल बदलना, बी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, सी है व्यवस्था का प्रश्न, डी मंच पर चढ़ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी व्यवस्था का प्रश्न। जब संसद सदस्य को लगता है कि सदन की कार्यवाही सामान्य नियमों का पालन नहीं करती है तब व्यवस्था का प्रश्न उठाया जाता है। जब कोई विचार विमर्श करने वाली सभा बैठक में नियमों के उल्लंघन की ओर ध्यान आकर्षित करता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में प्रत्येक सदन को एक प्रश्न पूछने का अधिकार होता है। इसके द्वारा तत्काल महत्व के प्रश्नों पर 1 घंटे की चर्चा की जा सकती है। समझे? क्यों भाई तुम हिल रहे हो? अब देखिए जैसे मान लो ये ऐसे किए तो इसमें एक ही स्क्रीन पे दोनों क्वेश्चन आ गया तो एक ही बार में ये दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। ऐसे क्या होता अगर हम ऑप्शन हाइड करने, क्या होता अभी यहाँ पे पहले आता फिर उसके बाद दूसरे क्वेश्चन के लिए फिर यहाँ पे स्क्रीन लानी पड़ती तो फिर टाइम लगता। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? इनके ऑप्शंस हैं ए 3 महीने, बी 6 महीने, सी 9 महीने, डी है 12 महीने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 महीने। ठीक है, बिना संसद के सदस्य बने किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति अधिकतम 6 माह के लिए मंत्री नियुक्त कर सकता है। 6 माह बीत जाने पर यदि कोई मंत्री संसद का सदस्य नहीं बन पाता है तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है भारत की संघीय कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? इनके ऑप्शंस हैं ए उपराष्ट्रपति, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी राज्यों के मुख्यमंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राज्यों के मुख्यमंत्री। भारत की संघ कार्यकारिणी में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शामिल हैं, जबकि राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं होते हैं। देखो कैसे, जब हम बात करते हैं भाई कार्यकारिणी की बात कर रहे हैं तो कार्य कौन करते हैं? देखो संसद किससे मिलकर बनती है? जब हम बात करते हैं संसद की तो यह बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, 3 लोग से मिलकर बनती है। तो अब लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? ये होते हैं भाई साहब प्रधानमंत्री, पीएम। ठीक, और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ये होता है उपराष्ट्रपति, ये पदेन सभापति होता है। ठीक है, और
राष्ट्रपति तो इनका तीसरे अंग है ही, तो 3 लोग हो गए। अब बचे कौन? ऑप्शन डी, राज्यों के मुख्यमंत्री, जो कि यही ऑप्शन सही है। तो भारत की कार्यकारिणी में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री शामिल है, जबकि राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा एक बहुमुख्य सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होती है? जिनके ऑप्शंस हैं: ए, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व, बी, संसद की सर्वोपरिता, सी है न्यायपालिका की सर्वोपरिता, डी है शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत। देखो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जो कि था मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व। ठीक है, मतलब जवाबदेही है मंत्रिपरिषद, जरूरी नहीं कि जो मन में आए वो कर लिया, आपको जवाब देना पड़ेगा। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, अतः भारत में संसदीय शासन प्रणाली की सरकार, इसे मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। इसमें संसद विधि का निर्माण करने की सर्वोच्च संस्था होती है। विधि का निर्माण करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन होती है? संसद होती है। तथा कार्यपालिका अपने सभी कृत्यों के लिए संसद अर्थात विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होती है। अच्छा, एक चीज़ और है, अपने यहाँ जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसकी आलोचना भी होती है। क्यों? क्योंकि देखो जो मंत्रिमंडल है वही क्या होता है, वही विधि निर्माण करने की मतलब वही लोग विधि निर्माण भी कर रहे हैं और वही लोग विधायिका मतलब विधि निर्माण कर रहे हैं, और उसके बाद वही लोग क्या है, कार्यपालिका का कार्य भी कर रहे हैं। तो जब भाई नियम बनाने वाले, कार्य करने वाले दोनों एक ही हैं, तो अपने हिसाब से नियम बना सकते हैं, मतलब इस पर आलोचना होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला है? इनके ऑप्शंस हैं: ए, मोरारजी देसाई, बी, देवीलाल, सी, वीपी सिंह, डी है लाल कृष्ण आडवाणी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वीपी सिंह। वीपी सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इन्होंने भारत के उप प्रधानमंत्री के पद को कभी भी सुशोभित नहीं किया है। भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, यशवंत राव, बलवंत राव चौहान, चौधरी देवीलाल, लाल कृष्ण आडवाणी आदि थे। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? इनके ऑप्शंस हैं: ए, लोकसभा की कुल संख्या का 15%, बी, लोकसभा की कुल संख्या का 10%, सी, लोकसभा की कुल संख्या का 5%, डी, लोकसभा की कुल संख्या का 20%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा की कुल संख्या का 15%। 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा अनुच्छेद 75 तथा 164वें संशोधन कर मंत्रिपरिषद का आकार नियत किया गया था, और अब केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या लोकसभा तथा विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी, किंतु जहां सदन की सदस्य संख्या 40 या उससे कम है वहां अधिकतम मंत्रिपरिषद की संख्या 12 होगी। क्योंकि अगर 40 है तब तो भाई 15 में आएगा ही नहीं। 15 संविधान CEC और चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा निश्चित करता है। ठीक है, वे 6 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाते हैं या खाली स्थान वर्ष की आयु तक नियुक्त रहते हैं, जो भी पहले हो। इनके ऑप्शंस हैं: ए 60, बी 65, सी 62, डी 67। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 65। ठीक है, संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ये आप लोग हाईलाइट कर लीजिए। हाईलाइटर कहाँ गया? ये रहा। संवैधानिक निकाय कौन सा? निर्वाचन आयोग, जिसका गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो।
तक होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं। ठीक है, यह भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद के खर्च के किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? जिनके ऑप्शंस हैं ए राष्ट्रपति, बी वित्त आयोग, सी प्रधानमंत्री, डी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब नियंत्रित है, नियंत्रक नाम आ रहा तो ऑप्शन डी लगाओ, बात खत्म करो, छुट्टी करो। संसद का खर्च नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद ऐसा संवैधानिक निकाय है अर्थात कैग, जिसे के द्वारा राष्ट्र अपने वित्त प्रशासन में व्यय पर संसदीय उत्तरदायित्व, संघीय पर्यवेक्षण तथा विशेषज्ञ प्रशासनिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है। संविधान निर्माताओं ने कैग को प्रहरी की भूमिका सौंपी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? इनके ऑप्शंस हैं केंद्रीय कानून मंत्री, ऑप्शन बी है विधि सचिव, और सी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखिए ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि 2 बार पूछा जा चुका है, जूनियर इंजीनियर में और ग्राम पंचायत अधिकारी में भी। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। यह विधि के उन विषयों पर सुझाव देता है एवं उन कार्यों को संपन्न करता है जो राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, योग्यता, पदावधि, वेतन तथा अधिकारों का उल्लंघन है, सॉरी उल्लेख है। जल्दबाजी में अर्थ का अनर्थ हो सकता है। बताओ कहाँ उल्लेख, कहाँ उल्लंघन। इसीलिए मेरी मम्मी कहती है जल्दी काम शैतान का। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करता है। अब प्रसाद पर्यंत शब्द आया तो इसका क्या अर्थ होता है? प्रसाद पर्यंत मतलब प्रसाद भाई किसी को दे रहे हैं ना, कौन दे रहा है? राष्ट्रपति, बस बात खत्म। प्रसाद पर्यंत मतलब राष्ट्रपति जब इनकी क्या है नियुक्ति भी कर रहे हैं, प्रसाद पर्यंत का अर्थ है राष्ट्रपति ही इनको बर्खास्त भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं ना, सॉरी गाना याद आ गया था, मतलब हटा देते, इस पद पर इतना न गुमान कर। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है? जिनके ऑप्शंस हैं ए 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, बी 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, सी 4 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, डी 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। केंद्रीय सतर्कता आयोग एक शीर्ष सतर्कता संस्थान है। इसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अर्थात चेयरपर्सन और 2 अन्य सतर्कता आयुक्त सदस्य के रूप में होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। इस समिति में कौन से होता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता भाई साहब और केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। इनका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होता है। इसकी स्थापना केंद्र सरकार के विभागों के प्रशासनिक भ्रष्टाचार की जांच करने के उद्देश्य से की जाती है। 4 वर्ष भाई सरकार जाने से पहले तुम्ही को निकाल दे, मतलब छोड़ो पढ़ो। उस भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे? इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया। इनके ऑप्शंस हैं ए राजीव गांधी, बी वीपी सिंह, सी चौधरी चरण सिंह, डी चंद्रशेखर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वीपी सिंह। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री रहे, जिनका कार्यकाल 2/12/1989 से 10/11/1990 तक रहा। ये अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले पहले प्रधानमंत्री थे तथा इन्होंने
अपने कार्यकाल में यह घोषणा की कि वह संसद में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे, जिसके कारण भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया। अगला क्वेश्चन है 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की लगभग अवधि कितनी थी? उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की लगभग अवधि कितनी थी? इनके ऑप्शंस हैं ए 2 दिन, बी 2 हफ्ते, सी 2 महीना, डी 2 साल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 हफ्ते। 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार 16/5/1996 से 1/6/1996 तक प्रधानमंत्री बने थे तो वे सिर्फ 2 हफ्तों के लिए 16 दिन तक प्रधानमंत्री रहे थे। ये क्रमशः दूसरी तीसरी बार 19/3/98 से 13/10/99 तक और फिर 13/10/99 से 22/5/2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इनका जन्म ग्वालियर के मतलब मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। इनके जन्मदिन को भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पोखरण परमाणु परीक्षण व कारगिल विजय इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। वर्ष 2015 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी है? देखो 25 दिसंबर को क्या है, सुशासन दिवस हो जाता है और इन्हें भारत रत्न कब दिया गया है? 2015 में। और इनके कार्यकाल में पोखरण परमाणु परीक्षण हो जाता है और कारगिल विजय। ठीक है, ये पॉइंट इसमें से इंपॉर्टेंट है। अगला चैप्टर है राज्यपाल एवं राज्य मंत्रिपरिषद, जो कि चैप्टर 6। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? इनके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 162, बी अनुच्छेद 170, सी अनुच्छेद 165, डी अनुच्छेद 167। देखो किसके बारे में पूछ रहा है? मुख्यमंत्री के बारे में पूछ रहा है। उनके कर्तव्यों को परिभाषित करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 167। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है और संविधान का अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका के शक्ति के विस्तार, अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना तथा अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं? राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं। इनके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 165, बी अनुच्छेद 176, सी अनुच्छेद 175, डी है अनुच्छेद 164। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 175। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 175 में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं तथा सदन को संदेश भेज सकते हैं। संविधान का अनुच्छेद 176 राज्यपाल के विशेष अभिभाषण तथा अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंधों का प्रावधान करता है। अगला क्वेश्चन है राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? अब यहाँ पे देखना राज्य सरकार की बात कर रहा है ना कि केंद्र सरकार की। अरे मतलब केंद्र नहीं, राष्ट्र की बात कर रहा है। ऑप्शन ए क्या है? राज्य का मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी राज्य का स्वास्थ्य मंत्री और डी है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। देखो जब संवैधानिक प्रमुख की बात करते हैं, अगर राज्य की बात होगी तब कौन होगा? राज्यपाल होगा। और अगर देश की बात होगी तो कौन होगा? राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति होगा। और जब कार्यकारी प्रमुख होगा, कार्यकारी प्रमुख की बात होगी तब कौन सा होगा? राज्य में राज्य का मुख्यमंत्री और केंद्र में प्रधानमंत्री। ठीक है, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा तथा मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? इनके ऑप्शंस हैं ए झारखंड, बी कर्नाटक, सी उड़ीसा, डी गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। वर्तमान में कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना। और नोट, इसके अतिरिक्त असम, उड़ीसा के भारत की संसद ने अपने स्वयं के विधान परिषद बनाने की स्वीकृति दी है। समझो भाई, असम और उड़ीसा को भी स्वीकृति मिल चुकी है। तो लेकिन अभी 6 राज्य हैं, इनको कैसे याद करेंगे भाई? यूपी हो गया, कर्नाटक हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया। इसकी तो यहाँ पे आंध्र है, तो यहाँ पे तेलंगाना से तेल ले लेते हैं, और बिहार से हार ले लेते हैं, और कर्नाटक से नाटक ले लेते हैं, और उत्तर प्रदेश से उत्तर ले लेते हैं। तो क्या होता है, एक अंधा व्यक्ति अपने उत्तर में बताता है कि अगर कोई हार जाए, अगर कोई, जैसे मान लो नाटक हो रहा था, नहीं इसको दूसरी बना देते हैं, दूसरी कहानी बनाते हैं। देखो, नाटक हो रहा था तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे फिर नाटक, मतलब नाटक प्रतियोगिता होती है, तो उसमें बहुत सारे लोग भाग लेते हैं। अरे एकदम सही बात तो है। आजकल क्या हो रहा भाई, विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, जो भी वहाँ पे नाटक ही तो चल रहा है, तो ये सही रहेगा। तो नाटक हो रहे थे, तो उसमें कुछ लोगों की जीत होती, कुछ लोगों की हार होती। तो जिन लोगों की हार हुई, ठीक है, उनको हारा हुआ घोषित किया गया। और उनको क्या कहा गया, तो किसी अंधे व्यक्ति ने कहा था उनको तेल लगा के उत्तर दो, उनका मतलब उनका तेल लगा के उनको उत्तर दो। भाई इतना आप लोग अगर बार बार रिवीजन करेंगे तो शायद एक आधे शब्द आपको कनेक्ट हो जाए। अब मैं इसको बार बार रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि अर्थ का अनर्थ हो सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किससे सजा माफ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त है? ये तो अभी हम लोग पढ़ भी चुके हैं, जिसके ऑप्शन है ए भारत के राष्ट्रपति, बी भारत के प्रधानमंत्री, सी विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, और डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश। अब एक चीज़ ध्यान रखना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार पूछ रहा है, ठीक है। तो 161 के अनुसार कौन होगा? ऑप्शन सी, जो कि होगा विभिन्न राज्यों के राज्यपाल। तो सजा माफ करना है और सजा में हेरफेर करना है। लेकिन जब आती है बात मृत्युदंड की, तो उसको कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति। भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार विभिन्न राज्यों के राज्यपाल को उस विषय संबंधी जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी भी सजा को माफ करने, प्रविलंबन करने और विराम या परिहार करने अथवा दंडादेश के निलंबन, लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है। लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता है। देखना, मृत्युदंड कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति, या कार्य केवल राष्ट्रपति ही कर सकता है। राज्यपाल कोर्ट मार्शल अर्थात सैन्य अदालत के तहत सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा को भी माफ नहीं कर सकता है। तो दो चीज़ें हैं जो राज्यपाल नहीं कर सकता है, एक तो कोर्ट मार्शल व्यक्ति की सजा का माफ और मृत्युदंड का माफीनामा, ठीक है। दो चीज़ें नहीं कर सकता है। बाकी भाई राष्ट्रपति सर्वे सर्वा सब कुछ कर सकते हैं। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? इनके ऑप्शंस हैं ए राष्ट्रपति, बी राज्य के राज्यपाल, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी है भारत के उपराष्ट्रपति। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राज्य के राज्यपाल। देखो, राज्यों के राज्यपाल के विरुद्ध क्या हो जाएगा? महाभियोग प्रस्ताव नहीं चलाया जाता। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं और राष्ट्रपति इन्हें बर्खास्त भी कर सकता है। भारत के संविधान में राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए अभियोग चलाने का प्रावधान है, जबकि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करता है। अनुच्छेद 156(2) के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्याग पत्र दे सकता है।
और भारतीय संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने के लिए किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन यह माना जाता है कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जिनके ऑप्शंस हैं ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष और डी 6 वर्ष। सॉरी, तो सीधे से पूछ रहा ना, इसमें क्या है, सी लगाओ 5 वर्ष। भारत के किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक रहता है। राज्यपाल राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि होता है तथा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, अर्थात उसे किसी भी आधार पर पद से हटाया जा सकता है। राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के समापन के बाद तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? इनके ऑप्शंस हैं ए शारदा मुखर्जी, बी विजयलक्ष्मी पंडित, सी मार्गरेट आल्वा और डी है सरोजिनी नायडू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी। इनका जन्म 13 फरवरी 1879 में हैदराबाद में हुआ था। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि 1925 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय परिषद के मंत्रियों द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन बी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। और ऑप्शन डी है, राज्य के विधानसभा सदस्यों द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्य कार्यपालिका में मुख्यतः राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद व राज्य का महाधिवक्ता शामिल है। ये कौन है? ये है राज्य की कार्यपालिका। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। वह राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। इस प्रकार राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है। सामान्यतः एक राज्य के लिए एक ही राज्यपाल होता है, किंतु 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक व्यक्ति एक से अधिक मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, किंतु उच्चतम न्यायालय की 1979 की व्यवस्था के अनुसार राज्य में राज्यपाल केंद्र के अधीनस्थ नहीं है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? इनके ऑप्शंस हैं ए, भारत के प्रधानमंत्री, बी, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, सी, भारत के राष्ट्रपति, डी, भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 राज्यों के राज्यपाल का वर्णन करता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है और राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा
5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है, लेकिन यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? इनके ऑप्शंस हैं, पहला है कथन, वह राज्य विधान परिषद के 1/4 सदस्यों को मनोनीत करता है। दूसरा है, वह एंग्लो इंडियन समुदाय के राज्य विधानसभा के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए कौन करता है? राष्ट्रपति। ये भी गलत हो जाता है। और 1/4 सदस्यों को मनोनयन, ये भी गलत हो जाता है। राज्य विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा तथा सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हैं। वह एंग्लो इंडियन समुदाय से राज्य विधानसभा के लिए 1 सदस्य का मनोनीत कर सकता है। जब 2 की बात आती है तो कौन करता है? 2 सदस्यों को राष्ट्रपति, और 1 सदस्य होगा तब राज्यपाल कर सकता है। यदि उसकी राय में उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिला, वो भी तब जब उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होगा। अनुच्छेद 333 के अनुसार यह कहा गया है। वर्ष 2019 में 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा व राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों का मनोनयन समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है। इनके ऑप्शंस हैं, ए राज्यपाल, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति, डी है मुख्यमंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्यपाल। यहाँ पर विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति किसके पास होती है? राज्यपाल। वहाँ पर किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। केंद्र की जब हम बात करते हैं तब विधानसभा तथा विधान परिषद मिलकर विधानमंडल कहलाते हैं। राज्य का राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सत्र को आहूत, उसका सत्रावसान एवं विघटन करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? इनके ऑप्शंस हैं, ए 30 एवं 272, बी 80 एवं 540, सी 54 एवं 333, डी 60 एवं 500। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 60 एवं 500। विधानसभा जनता के प्रतिनिधियों का सदन है। इसकी न्यूनतम संख्या 60 तथा अधिकतम संख्या 500 है। विधानसभा की संरचना का वर्णन अनुच्छेद 170 के तहत की गई विधानसभा सदस्यों के विधानसभा राज्यों के लोगों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते हैं, जिनका चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा वयस्क मताधिकार का प्रयोग कर किया जाता है। किंतु गोवा, मिजोरम, सिक्किम एवं पुदुचेरी में 60 से कम सदस्य हैं। ये क्या है? ये अपवाद की श्रेणी में आते हैं। केमिस्ट्री में सिर्फ अपवाद नहीं होते हैं, पॉलिटी में भी होते हैं। भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? जिनके ऑप्शंस हैं, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, बी है राज्य वित्त मंत्री, सी है राज्य का राज्यपाल, और डी है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। इसके बारे में कहा जाता है, एकदा स्पीकर सर्वदा स्पीकर, यही था शायद, मतलब कुछ ऐसा ही है। केंद्र में मुद्रा बिल होने के लिए किसी बिल को लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्य में मुद्रा बिल होने के लिए किसी बिल को राज्य विधानसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की भांति विधानसभा की पहली बैठक में होता है। अब यहाँ से 6th चैप्टर कंप्लीट होता है और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 7th चैप्टर, जो कि है न्यायपालिका अर्थात जुडिशरी। क्या इसको न्यायपालिका कहना उचित है? चलो पढ़ते हैं। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 129 के तहत को मतलब खाली स्थान को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया, जिनके ऑप्शंस हैं, ए सर्वोच्च न्यायालय, बी जिला न्यायालय, सी उच्च न्यायालय, डी ग्राम न्यायालय, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है। इसका अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय के रिकॉर्ड अधिकारियों और अन्य लोगों के लिए प्रमाण के रूप में मान्य होंगे। समझे? अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान। रिट तब जारी की जाती है जब न्यायालय पाता है कि कोई विशेष पदाधिकारी कानून कर्तव्य नहीं निभा रहा है और इस तरह किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। जिसके ऑप्शंस हैं ए अधिकार परीक्षा, बी बंदी प्रत्यक्षीकरण, सी उत्प्रेषण, डी परमादेश, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी परमादेश, मैंडमस। परमादेश रिट तब जारी की जाती है जब न्यायालय पाता है कि कोई विशेष पदाधिकारी कानूनी कर्तव्य नहीं निभा रहा है और इस तरह किस व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन खाली स्थान को किया गया था। इनके ऑप्शंस हैं उद्घाटन संसद भवन, अब पुराना संसद भवन में प्रिंसेस के चैम्बर में हुआ था। इनके ऑप्शंस हैं ए 26 जनवरी 1950, बी 28 जनवरी 1950, सी 25 जनवरी 1950, डी 28 जनवरी 1948। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 28 जनवरी 1950। 28 जनवरी 1950 को भारत के एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के 2 दिन बाद सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन पुराने संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ था, जहां भारत का संघीय न्यायालय 1937 से 1950 तक 12 वर्षों तक कार्यरत रहा। अगला क्वेश्चन है, उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है। अच्छा, ये क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला है, ठीक है। पहली बार जब मैं भी ज्योग्राफी पढ़ने के बाद पहले मुझे ज्योग्राफी पढ़ने पड़ी, उसके बाद जब मैं पॉलिटी पढ़ रहा था तब उसमें मुझे भी कंफ्यूजन हो गया था, लेकिन फिर पढ़ लिया, याद हो गया। तो आप लोग भी पढ़ लेना। इसका ऑप्शन है ए कलकत्ता उच्च न्यायालय, बी दिल्ली उच्च न्यायालय, सी मद्रास उच्च न्यायालय, डी है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए कलकत्ता उच्च न्यायालय। कभी कभी जो चीज़ें दिखती वो होती नहीं। जैसे जब हम लोग भारत के मैप की बात करें, अगर आप लोगों को मैप दिखाते हैं भारत का, चलो ये भारत का मैप का दक्षिणतम भाग है, थोड़ा सॉरी, अरे ठीक है, समझ जाए यार तुम लोग। अब सोचो ऐसे करके, ऐसे ही है, ठीक। अब पश्चिम बंगाल कहाँ है? पश्चिम बंगाल कहाँ है? और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाता है, ये इधर श्रीलंका हो जाता है, ये भारत है। तो अब पहले तो मुझे, जब मैंने ज्योग्राफी पढ़ी थी, मुझे लग रहा था यहाँ पे होना चाहिए, बट बाद में पढ़ने के बाद पता चला यहाँ कलकत्ता में भैया, समझे। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1 जुलाई 1862 में की गई थी। इसका क्षेत्राधिकार पश्चिम बंगाल राज्य के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर भी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? जिनके ऑप्शंस हैं ए 65 वर्ष, बी 58 वर्ष, सी 60 वर्ष, डी 62 वर्ष। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए क्या है? 62 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। इससे पूर्व इसकी स्थापना संघीय न्यायालय के रूप में 1935 में हुई थी। अच्छा, इसको हंसी आ रही, मतलब CJI था, नहीं कहना चाहिए, बट चलो ट्रिक बनाते हैं, याद करना, एग्जाम निकालना है। अब हमारे यहाँ क्या था? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहले कौन थे? इनको याद करने के लिए कैसे याद करेंगे? तो गांव में हमारे लोग कहा जाता है, जैसे हीरालाल जे कानिया थे, तो जैसे कहते हैं ना, यह व्यक्ति एकदम हीरा है,
एकदम मतलब हीरा व्यक्ति है, मतलब हीरा मतलब क्या होता है, बहुमूल्य। और ये बहुत काइया, काइया का मतलब कानूनी है, समझे, हीरा कानूनी। तो इससे आप थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं चीज़ें। अगला क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए चुनाव सुधारों, बी केंद्र और राज्य संबंध, सी भारत में प्रेस की स्वतंत्रता, डी बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्र और राज्य संबंध। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हर जगह क्या ट्रिक लगाई जा सकती है? तो हर जगह ट्रिक नहीं लगाई जा सकती, हर जगह लेकिन कनेक्शन ढूंढे जा सकते हैं कि चीज़ें कैसे कनेक्ट हों, कैसे माइंड में मतलब चीज़ें रुकें कि आप जब रिकॉल करने की कोशिश करें तो आपको याद आ जाए। तो मैटर करता है कि रिकॉलिंग। तो इसीलिए बाकी सब तो इसीलिए किया जाता है ना, लिखाई पढ़ाई रिवीजन इसीलिए होते हैं कि चीज़ें हमें काम के समय पर याद आ जाएं। केंद्र सरकार ने 1983 में उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया, जिसे सरकारिया आयोग कहा जाता है। और जिनके अन्य सदस्य कौन से? बी शिवरामन और डॉक्टर SR सेन। अब सोच रहे होंगे तीसरे कौन है? भाई तीसरे तो ये थे ना, सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो थे रणजीत सिंह सरकारिया। 3 हो गए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? इनके ऑप्शंस हैं ए 120, बी 118, सी 122, डी 124। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में वर्णन है। भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 34 है तथा 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? मतलब सूर्यकांत जी हैं। और एक खास बात एक सीक्रेट बात है, सूर्यकांत मेरे एक दोस्त का भी नाम है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, किस याचिका के अंतर्गत, अब मतलब CGI नहीं मेरा दोस्त, बट सूर्यकांत नाम है और नाम के जैसा काम भी है। किस चीज़ के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? इनके ऑप्शंस हैं ए परमादेश, बी अधिकार परीक्षा, सी उत्प्रेषण और डी है निषेध। अब देखो, जब ऐसे क्वेश्चन आए तो इनमें क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन से वर्ड का क्या मतलब है, मतलब किस शब्द का क्या अर्थ निकलता है। तो पहले क्या करो, पहले क्वेश्चंस को कई बार पढ़ो। मतलब अब एग्जाम टाइम में नहीं भाई, प्रैक्टिस करेंगे जब घर पे तभी तो एग्जाम में चीज़ें काम करेंगी ना। और जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है, हमको अर्थ समझ में आते हैं, अर्थ समझ में आते हैं। देखो, अगर हम दोबारा इसको क्वेश्चन को पढ़ें तो इसमें मूल पॉइंट क्या निकल, मतलब मेन पॉइंट क्या निकल के आ रहा है। लंबित कोई मामला है तो उसको किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने की, मतलब उच्चतर न्यायालय में भेजने की बात हो रही है या उच्चतर प्राधिकारी को भेजने की बात हो रही है। तो अभी हम देखेंगे इसमें भेजना किस शब्द का अर्थ निकल सकता है। परमादेश क्या कह रहा है, देखो आदेश आ रहा है, ये नहीं हो सकता है। अधिकार परीक्षा मतलब अधिकार के बारे में पूछ रहा, भाई किस अधिकार से आपने कर दिया। और निषेध मतलब मना ही कर रहा है। और जब हम बात करते हैं उत्प्रेषण की, उत्प्रेषण, प्रेषण भेजना, ऊपर, तो मतलब भेजने की बात यहाँ पे करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी उत्प्रेषण। देखो, शब्द को जब हम तोड़ते हैं तो हमें बहुत सारे अर्थ मिलते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमको मतलब अर्थ से पता चलता है कि कौन सा सही होने की चांसेस हैं किस चीज़ के। ये उत्प्रेषण याचिका रिट के अंतर्गत न्यायालय
अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है। ध्यातव्य है कि प्रतिषेध एवं उत्प्रेषण दोनों रिटें अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती हैं, किंतु दोनों का उद्देश्य पृथक है। प्रतिषेध रिट कार्यवाही के दौरान कार्यवाही को रोकने हेतु अर्थात मना करने हेतु की जाती है और उत्प्रेषण रिट मामले को स्थानांतरित करने या कार्यवाही की समाप्ति पर निर्णय को रद्द करने हेतु की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? जिनके ऑप्शंस हैं ए लीला सेठ, बी फातिमा बीवी, सी अन्ना चांडी, डी सुनंदा भंडारे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फातिमा बीवी। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश एम फातिमा बीवी मीरा साहिब फातिमा बीवी थी। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ हिमाचल प्रदेश से थी। यहाँ पे उच्चारण करूँ, ये उच्चतम न्यायालय की थी फातिमा बीवी और ये उच्च न्यायालय की बात है। सॉरी मिस प्रोनाउंस हो गया। अगला क्वेश्चन, नवसृजित उच्च न्यायालय हैं। इनके ऑप्शंस हैं ए मेघालय असम नागालैंड, बी मेघालय मणिपुर त्रिपुरा, सी मिजोरम मेघालय त्रिपुरा, डी मणिपुर मेघालय अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मेघालय मणिपुर त्रिपुरा। 2016 का सवाल है। नवसृजित उच्च न्यायालय मेघालय मणिपुर एवं त्रिपुरा है। 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश के 25वें उच्च न्यायालय का सृजन हुआ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है और 7वें संविधान संशोधन 1956 के अनुसार संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के या एवं संघ राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था कर सकता है। मतलब एक उच्च न्यायालय 2 से अधिक राज्य या जरूरी नहीं है एक राज्य हो दूसरा भी राज्य हो, एक राज्य हो सकता है दूसरा केंद्र प्रशासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी भी हो सकता है। ठीक है, एक स्टेट दूसरा यूटी ये भी हो सकता है और दोनों स्टेट हो सकते हैं, दोनों यूटी हो सकते हैं। यूटी यू भूल गए लिखना। विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है। जिनके ऑप्शंस हैं ए अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत, बी इलाहाबाद हाई कोर्ट, सी भारत का सुप्रीम कोर्ट, डी UNCLOS सामुद्रिक। अब आप लोग सोच रहे होंगे हंसी क्यों आ रही है भाई, मतलब सोचो अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत जो है उसको हम लोग पीछे छोड़ रखे हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्वीकृत जजों की संख्या कितनी 160 है और भारत का सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे जज कितने हैं 34 और अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत में सिर्फ और सिर्फ 15। लेकिन एक चीज़ देखो तब भी भारत में सबसे ज़्यादा पेंडिंग केस भी हैं भाई, इनको निपटाओ। स्पष्ट है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक कि वह कम से कम खाली स्थान और साल के लिए उच्च न्यायालय का या 2 से अधिक ऐसे न्यायालय सॉरी अरे यार आप लोग भी सोच रहे होंगे क्या लिख के बैठ जाते हैं। अरे यार एक्चुअली होता क्या ना, मॉर्निंग में निकलना पड़ता है, कभी रात को 12 बजे आ रहे हैं तो ट्रेवलिंग करनी पड़ती है, उसी के चक्कर में चलो छोड़ो यार। तो इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं ए 3 था, बी 5, सी 7, डी 10। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 10। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश बनना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 10 साल के लिए उच्च न्यायालय का या तो 2 या 2 से अधिक ऐसे अदालतों का उत्तरवर्ती में वकील होना चाहिए आपको। ठीक है, किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में तब तक नियुक्त के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक कि वह कम से कम 10 साल के लिए उच्चतम न्यायालय का या 2 से अधिक ऐसी अदालतों का उत्तरवर्तन में अधिवक्ता न रहा हो। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त के
पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यक होती है? जिनके ऑप्शंस हैं ए 20 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 15 वर्ष, डी 18 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 वर्ष। किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। एक चीज़ यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं। देखो, अगर न्यायाधीश की बात कह रहे हैं तो उसके लिए 5 वर्ष का अनुभव काम करेगा किसी उच्च न्यायालय में, ठीक है। और लेकिन अधिवक्ता वकील रहे तब उसके पास 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, समझे, वो भी उच्च न्यायालय में। और एक तीसरा भी ऑप्शन है कि आपके पास कुछ भी ना हो लेकिन आप राष्ट्रपति के मत में सम्मानित न्यायवादी हो, मतलब राष्ट्रपति की नज़रों में आप एक न्यायविद होना चाहिए। और भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक न्यायिक प्रक्रिया का उल्लेख है।